Assalamualaikum everyone. Hope you are doing well. In this video, we will discuss about sickle cell anemia. So let's start our topic. सिकल सेल एनीमिया। देखिए, सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, हमारे पास ये ऑटोसोमल रिसेसिव म्यूटेशन होती है। ठीक है, तो सबसे पहला जो इसका फर्स्ट एमसीक्यू है, आपने याद रखना है, इसके अंदर जो मिस सेंस म्यूटेशन होती है। कौन सी म्यूटेशन होती है? मिस सेंस। ठीक है, मिस सेंस म्यूटेशन होती है। हमारे पास जो फर्स्ट एमसीक्यू है, इसका मिस सेंस म्यूटेशन होती है। अब होता क्या है कि देखिए, हमारे पास जो अमाइनो एसिड लगे होते हैं, ये देखें हमारे पास हीमोग्लोबिन है। ठीक है, हीमोग्लोबिन की जो हमारे पास अब हीमोग्लोबिन अडल्ट की बात करेंगे। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन अडल्ट के अंदर 2 अल्फा चेन होती है और 2 बीटा चेन होती है। ओके, 2 अल्फा चेन एंड 2 बीटा चेन होती है। ठीक है, 2 अल्फा चेन और 2 बीटा चेन, तो ये होती है हमारे पास हीमोग्लोबिन अडल्ट। अब होता क्या है, हमारे पास प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? हमारे पास जो प्रॉब्लम आती है वो आती है हीमोग्लोबिन जो होती है हमारे पास, जो बीटा चेन होती है हीमोग्लोबिन, उसके ऊपर प्रॉब्लम आती है। अब होता क्या है कि जो हमारे पास एक जीन होती है HBB, जो जीन होती है, ठीक है, ये जीन होती है, अब इसकी म्यूटेशन होती है। होता क्या है कि ये देखें, ये हमारे पास अमाइनो एसिड का एक सीक्वेंस लगा हुआ है। ठीक है, अमाइनो एसिड, ये हमारे पास कौन सी है? बीटा बीटा ग्लोबिन चेन है। ठीक है, बीटा ग्लोबिन चेन है। अब उसके अंदर अमाइनो एसिड का सीक्वेंस चल रहा है। अब इसमें होता है क्या कि जो 0.6 होता है ना, 0.6 होता है, ये 0.6 है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो होता है अमाइनो एसिड कौन सा लगा होता है? ग्लूटामिक एसिड। कौन सा होता है? ग्लूटामिक एसिड। अब इसके अंदर मिससेंस म्यूटेशन होती है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है। इसमें होता क्या है कि ये जो 0.6 होता है, इसकी जगह जो होता है ग्लूटामिक एसिड की जगह क्या आ जाता है? ग्लूटामिक एसिड की जगह क्या आ जाता है? इधर विलाइन, विलाइन आ जाता है। ठीक है, विलाइन। अब जो ग्लूटामिक एसिड होता है, ये जो है हाइड्रो, ये वाला हमारे पास जो ग्लूटामिक एसिड है, ये हाइड्रोफिलिक है। ठीक है, हाइड्रोफिलिक होता है। बट जो हमारे पास विलाइन आता है, इसकी जगह ये देखें, ये हमारे पास अमाइनो एसिड की एक चेन चल रही है ग्लोबिन के अंदर। ठीक है, तो और एक सीक्वेंस के साथ लगी हुई है। ठीक है, तो इस तरह एक ग्लोबिन चेन बनती है। अब होता क्या है कि ना हमारे पास म्यूटेशन आती है, मिस सेंस म्यूटेशन आती है। और कौन सी जीन में म्यूटेशन होती है? HBB। ठीक है, अब जब इसकी म्यूटेशन होती है, तो जहाँ पे ग्लूटामिक एसिड लगना था उसकी जगह क्या आ जाता है? विलाइन आ जाता है। ठीक है, विलाइन अमाइनो एसिड आ जाता है। अब इसका जो स्ट्रक्चर है ग्लोबिन चेन का, वो चेंज हो जाता है। ये जो हमारे पास 6 पॉइंट पे ग्लूटामिक एसिड था, ये हाइड्रोफिलिक था। अब ये जो है हमारे पास 6 नंबर पे विलाइन जो है, ये हमारे पास क्या होता है? ये हाइड्रोफोबिक होता है। ये क्या होता है? हाइड्रोफोबिक होता है। अब ये होता है हाइड्रोफोबिक। अब जब ये नॉर्मल अगर हम बात करें, तो ये देखें, ये है हमारे पास हीमोग्लोबिन। ठीक है, ये हमारे पास प्रोटोपोरफायरिन है, सेंटर के इसमें आयरन पड़ा होता है। और इस तरह हमारे पास हीमोग्लोबिन की एक चेन लगी होती है, एक हीमोग्लोबिन हमारे पास, सॉरी, ग्लोबिन की एक चेन होती है। अब होता क्या है कि जब ये जो चेन है, ये ग्लोबिन की चेन, अब इसकी डिफेक्ट आ गया, ये चेन सही से इसकी प्रोडक्शन नहीं हो रही, तो ये चेंज होगी। अब ये दूसरे जो हमारे पास दूसरे मोनोमर होते हैं हीमोग्लोबिन के साथ, उनके साथ इनकी पॉलीमराइजेशन होगी। ठीक है, तो इस तरह होगी इसकी। एक तो ग्लोबिन चेन के अंदर प्रॉब्लम है। जब इसके अंदर प्रॉब्लम है, तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो होती है हमारे पास हीमोग्लोबिन की, वो भी कम हो जाएगी। ठीक है, तो अब देखें, होता क्या है कि जब भी ये जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं ना, जब नॉर्मली इनको ऑक्सीजन इनके ऊपर लगी होती है, देखिए, ये है फॉर एग्जांपल रेड ब्लड सेल। एक मिनट, ये देखें, ये है रेड ब्लड सेल। अब इसके अंदर हीमोग्लोबिन पड़ी हुई है। ठीक है, जब भी हीमोग्लोबिन जो होती है, ये ऑक्सीजनेटेड होती है, तो ये नॉर्मल जो होते हैं हमारे पास रेड ब्लड सेल होते हैं, नॉर्मल वर्क कर होते हैं। अब होता क्या है कि जैसे ही इनके अंदर जो होती है हीमोग्लोबिन, ये वाली, ये जो डी ऑक्सीजनेटेड होती है, ठीक है, ऑक्सीजन को ये डिटैच करती है अपने से। जब ये ऑक्सीजन को अपने से डिटैच करेगी, ये जो ऑक्सीजन है, तो अब डी ऑक्सी हीमोग्लोबिन होगी। ठीक है, जब ये डी ऑक्सी हीमोग्लोबिन होगी, तो अब क्या होगा? अब जो होगी इनकी जो हमारे पास, ये हमारे पास ग्लोबिन जो चेन है, ठीक है, ये जो ग्लोबिन चेन है, ग्लोबिन ग्लोबिन चेन, अब इसके ऊपर विलाइन लगा। विलाइन की वजह से ये जो होगी ना, इसकी पॉलीमराइजेशन हो जाएगी। ये एडिशन बना लेगी दूसरी चेन के साथ। ठीक है, दूसरी चेन के साथ इसकी एडिशन हो जाएगी, इसे कहते हैं पॉलीमराइजेशन। तो ये पॉलीमराइजेशन हो जाएगी, पॉलीमराइजेशन हो जाएगी। जब इसकी पॉलीमराइजेशन हो जाएगी, तो अब क्या होगा? अब ये जो सेल का जो स्ट्रक्चर होगा ना, जब ये पॉलीमराइज करेगी, ये देखें, यहाँ पे जो डिफरेंट हमारे पास ये चेन थी, ये वाली, तो ये पॉलीमर बना देगी। ठीक है, पॉलीमराइजेशन हो जाएगी। जब इनकी पॉलीमराइजेशन होगी, तो अब क्या होगा? अब पॉलीमराइजेशन होने की वजह से ये जो सेल का स्ट्रक्चर होगा ना, उसको चेंज कर देंगी। सेल का जो स्ट्रक्चर है, उसको सिकल टाइप सेल का स्ट्रक्चर बना देंगी, सिकल टाइप। ठीक है, सिकल टाइप सेल का जो है वो स्ट्रक्चर बना देंगी। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं सिकल सेल, इसको हम क्या कहते हैं? सिकल सेल अनीमिया। तो ये आपने पॉइंट याद रखना है कि हमारे पास होता क्या है। हमारे पास जो है, इसमें देखें, एक बार दोबारा देखें, हीमोग्लोबिन जब
ऑक्सीजनेटेड होती है तो ये होती है नॉर्मल सेल काम कर रहा होता है। जैसे ही हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन होती है वो डिटैच होती है, हीमोग्लोबिन से जैसे ही ऑक्सीजन होगी वो डिटैच होगी, तो फिर क्या होगा, ये जो हीमोग्लोबिन जो हमारे पास ग्लोबिन चेन है, क्योंकि ये डिफेक्टिव चेन है ग्लोबिन, इसके ऊपर क्योंकि ग्लोबिन जो होता है हमारे पास ग्लूटामिक एसिड की जगह विलाइन आ गया जो बीटा चेन है, तो अब वो क्या करेगी, वो बीटा चेन होगी वो उसकी पॉलीमराइजेशन हो जाएगी। जब पॉलीमराइजेशन हो जाएगी तो वो जो सेल का जो स्ट्रक्चर है उसको चेंज कर देगी, वो किस स्ट्रक्चर में ले आएगी, उसको जो है सेल को सिकल सेल बना देगी। ठीक है, इसे कहते हैं सिकल सेल अनीमिया। ओके, तो ये अपने पॉइंट याद रखना है। अब देखें सिकल सेल अनीमिया जो है, अब इसको एक बार रीड करते हैं, ये जो पॉइंट लिखे हुए हैं। सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कि ये मिससेंस म्यूटेशन होती है, ये हमारे पास एमसीक्यूज है, ऑटोसोमल रिसेसिव है। ठीक है, ऑटोसोमल रिसेसिव म्यूटेशन होती है, और बीटा जो हमारे पास चेन होती है ग्लोबिन की बीटा चेन होती है उसका डिफेक्ट होता है। किसका डिफेक्ट होता है? बीटा ग्लोबिन चेन का। ओके, सिंगल अमाइनो एसिड जो होता है वो चेंज हो जाता है, किसमें? ग्लूटामिक एसिड की जगह वो आ जाता है विलाइन। ठीक है, उसकी जगह विलाइन आ जाता है। तो ये अपने पॉइंट याद रखना, ये एमसीक्यूज है। अब उसके बाद ये है मोस्ट कॉमनली अफ्रीकन जो डिसेंट होते हैं उनके अंदर होता है 10%। ठीक है, ये प्रोटेक्टिव रोल करता है, जो भी किसी को भी अगर ये सिकल पेशेंट है ना, सिकल सेल का जो हमारे पास, सॉरी, सिकल सेल अनीमिया वाला जो पेशेंट है, वो फैल्सीपेरम जो मलेरिया होता है वो प्रोटेक्टिव रोल रखते हैं उनके लिए। ठीक है, तो ये अपने पॉइंट याद रखना है। अब देखें उसके बाद सिकल सेल जो डिजीज़ होती है, व्हेन, अब नॉर्मली अगर मैं बात करूं तो ये देखें, ये हमारे पास एक जीन है बीटा हमारे पास, ठीक है, बीटा चेन है एक, ये हमारे पास बीटा जो होती है हमारे पास बीटा जीन है जो हमारे पास बीटा चेन बनाती है, तो ये दोनों हमारे पास बीटा चेन है। ठीक है, अब ये है, अगर ये बीटा जीन बनाएगी तो ये क्या बनाएगी? नॉर्मल अगर बात करें तो हमारे पास 2 अल्फा चेन होती है और 2 बीटा चेन होती है। ठीक है, हर हमारे पास एक क्रोमोसोम के ऊपर जो होती है, हमारे पास हर क्रोमोसोम की एक कॉपी होती है। ठीक है, तो अब जो होती है दोनों क्रोमोसोम के ऊपर ये हमारे पास बीटा जीन है, और ये जो बीटा जीन है ये बीटा चेन बना रही है। ठीक है, अब देखें अगर फर्स्ट की मैं बात करूँ, इससे बन रही है ये अल्फ़ा, तो बन गई हमारे पास जो होती है अल्फ़ा जो जीन बना रही है। ठीक है, अल्फ़ा जीन जो अल्फ़ा चेन बना रही है, अब बीटा बन गई इससे। ठीक है, अब इसमें बात करूँ तो ये इसमें भी ऐसे ही होगा, अल्फ़ा 2 होंगी और बीटा 2 होंगी। अगर फॉर एग्जांपल किसी को ये जो होती है बीटा चेन, ये जो होती है ये डिफेक्टिव है, इसके अंदर क्या होता है, ये जो होती है इसकी मिससेंस म्यूटेशन होगी ये वाली जीन की। अब जब इसकी म्यूटेशन होगी तो अब ये जो बीटा चेन, ये जो 2 बीटा चेन बना रही है ये वाली, तो अब ये क्या बनाएगी, ये जो होगी बीटा सिकल बना देगी। ठीक है, बीटा चेन जो होगी वो सिकल चेन होगी, वो अब नॉर्मल होगी। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखना। अब नॉर्मल होगी, अगर ये जो होती है ये नॉर्मल रहे तो फिर हम इन कंडीशन को क्या कहते हैं, इस कंडीशन में से एक नॉर्मल है और एक अब नॉर्मल है। जब एक नॉर्मल होगी तो ये जो होगी सही से, इसकी जो होगी वो रेड ब्लड सेल जो होगी, लाइक इसकी जो चेन होगी वो जो होगी वो डिफेक्टिव हो जाएगी। अब जब ये डिफेक्टिव हो जाएगी तो एक तो सही से प्रोडक्शन नहीं होगी, हमारे पास जो हमारे पास सिकल रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो सही से प्रोड्यूस नहीं होंगे। ठीक है, जब वो प्रोड्यूस नहीं होंगे और उनका वो प्रोड्यूस नहीं होंगे, और जो प्रोड्यूस होंगे वो प्रोडक्शन उनकी कम होगी, तो इसकी जो परसेंटेज होती है वो कितनी होती है? ऑलमोस्ट हमारे पास 45 होता है, 45% बनते हैं। ठीक है, और अगर हम इसकी नॉर्मल की बात करें तो ये 55% जो हमारे पास जो नॉर्मली हमारे पास चल रहे होते हैं, हीमोग्लोबिन जो हमारे पास जो बीटा चेन बनी होती है 55% होती है। ठीक है, तो ये अपने याद रखना पॉइंट। अब यहाँ पे ये पॉइंट क्लियर होगा, इसको हम कहते हैं सिकल सेल ट्रेट, सिकल सेल ट्रेट। तो सिकल सेल जो ट्रेट होती है इसके अंदर क्या होता है, सिकल सेल ट्रेट के अंदर जो होता है, ये जो होते हैं ये पेशेंट जो होते हैं ये एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, इनको सिम्टम नहीं होते। तो ये आपने पॉइंट याद रखना है। एक जो होता है 2 बीटा जीन होती हैं, 2 बीटा जीन होती हैं, 2 बीटा जीन है ये वाली। ठीक है, और एक अगर जीन डिफेक्टिव हो जाए तो जो होती है दूसरी जीन जो नॉर्मल होती है वो 50% जो होती है हमारे पास जो रेड ब्लड सेल बना रही होती है 55% जो होते हैं वो नॉर्मल होते हैं। ठीक है, उनके अंदर जो रेड ब्लड सेल के अंदर जो हीमोग्लोबिन होती है वो हीमोग्लोबिन ए होती है। जो 50% हमारे पास हीमोग्लोबिन कौन सी होती है? हीमोग्लोबिन ए होती है। ठीक है, अडल्ट हीमोग्लोबिन। और जो 45% बन रही होती है वो कौन सी हीमोग्लोबिन बन रही होती है? वो बन रही होती है हीमोग्लोबिन एस, जिसे हम सिकल हीमोग्लोबिन कहते हैं। ठीक है, तो अब जब भी एक आपने याद रखना है कि अगर किसी को मोर देन 50%, ठीक है, मोर देन 50%, मोर देन 50% अगर किसी का, लाइक देखें, अगर किसी को मोर देन 50% जो होते हैं हीमोग्लोबिन सिकल बन रही है, ठीक है, तो उसको जो होंगे वो सिम्टम आना स्टार्ट हो जाएंगे मोर देन 50%। तो ये अपने पॉइंट याद रखना। अब इसमें जो होते हैं हीमोग्लोबिन सिकल कितने % बन रही है, इसके अंदर हीमोग्लोबिन जो सिकल है वो कितने % बन रही है? वो बन रही है 45%। तो ये पेशेंट होगा ये एसिम्टोमेटिक होगा। अब
अब अगर हम बात करें दूसरे की जो सिकल सेल डिजीज़ है उसकी बात करें तो ये देखें 2 हीमोग्लोबिन की चेन है ये वाली, ठीक है, सॉरी ये बीटा चेन है ये वाली, ये भी बीटा चेन है, ये भी बीटा चेन है, दोनों ही डिफेक्टिव है, दोनों ही ग्लूटामिक एसिड की जगह विलाइन आ गया इनमें। अब जब इनके विलाइन आएगा तो अल्फ़ा 2 जब इनकी वो हीमोग्लोबिन बनेगी तो अल्फ़ा 2 और बीटा 2 और ये सिकल होंगे बीटा, ठीक है, ये भी इस तरह ही होगा, बीटा सिकल होंगे। जब ये बीटा सिकल बनेंगे तो अब इनसे क्या बनेगा, इससे भी हीमोग्लोबिन जो होगी वो सिकल बन रही है और इससे भी हीमोग्लोबिन सिकल बन रही है, ठीक है। तो अब हमारे पास जो हीमोग्लोबिन सिकल बन रही है, हीमोग्लोबिन जो अडल्ट हीमोग्लोबिन अडल्ट होगी वो एब्सेंट होगी, जिसमें हमारे पास 2 अल्फ़ा चेन होती थी और 2 बीटा चेन होती थी जो नॉर्मल हमारे पास सीक्वेंस था। अब क्या होगा, ये तो हमारे पास है एब्सेंट, अब हमारे पास इसमें प्रेजेंट क्या होगा, इसके अंदर हमारे पास होगा हीमोग्लोबिन एस, ठीक है, हीमोग्लोबिन एस, और ये कितने परसेंट होगा, मोर देन 90%। तो ये अपने पॉइंट याद रखना, मोर देन 90%। जब इसमें मोर देन 90% है, मैंने आपको बताया था 50% से ज़्यादा हो तो सिम्टम आना स्टार्ट हो जाते हैं। अब मोर देन 90% है तो इसको जो है सिकल सेल अनीमिया के जो सिम्टम्स होंगे वो आएंगे, ठीक है। तो ये अपने याद रखना। अभी ये तो हमारे पास कुछ थी इसकी डिटेल। अब देखें, अब जो बुक पे लिखा हुआ है वो हम देखते हैं। ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज़ है, ओके, इसके अंदर क्या होता है, ग्लूटामिक एसिड की जगह विलाइन आ जाता है, तो ये अपने पॉइंट याद रखना है। और इसके अलावा जो होते हैं ये हमारे पास जो हीमोग्लोबिन, जब भी हीमोग्लोबिन जो, ये अपने पॉइंट, अभी तो हमने जो है जनरल इसका जो जेनेटिक्स की बात की और इसके जो ट्रेट और डिजीज़ की बात की, तो अभी जो होता है सिकल जो सेल है वो कब सिकलिंग होती है सेल की, तो ये पॉइंट है, यहाँ पे ये पॉइंट है कि सेल की सिकलिंग कब होती है। तो देखें, जब ये हमारे पास ये रेड ब्लड सेल है, ठीक है, इनके अंदर जो है हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है, ठीक है, और ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन है। जैसे ही ये रेड ब्लड सेल जाएंगे, ये रेड ब्लड सेल जाएंगे हमारे पास पेरिफेरल टिश्यू में जाएंगे, पहले लंग में, लंग से इन्होंने ऑक्सीजन ली, अब ये पेरिफेरल टिश्यू में जाएंगे तो उसमें क्या होगा, इनकी होगी डी ऑक्सीजनेशन होगी, ठीक है, डी ऑक्सीजनेशन होगी, इनके अंदर ऑक्सीजन का लेवल कम होगा, ऑक्सीजन का लेवल, जब ऑक्सीजन का लेवल कम होगा तो अब क्या होगा, जैसे ही इनकी डी ऑक्सीजनेशन होगी तो फिर क्या होगा, फिर जो होगा ये जो हमारे पास जो रेड ब्लड सेल्स होंगे, हीमोग्लोबिन होगी, ये जो बीटा चेन होगी, ये पॉलीमराइजेशन होगी इसकी, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारे पास जो होगा ये इसका स्ट्रक्चर चेंज कर लेंगे, हमारे पास ये सिकल सेल, ये तो मैंने पहले भी बता दिया, ठीक है, सिकल सेल हो जाएगी, ठीक है। तो ये पॉइंट हो गया। अब कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिनके अंदर डी ऑक्सी हीमोग्लोबिन होती है और ये हीमोग्लोबिन होती है इसकी पॉलीमराइजेशन होती है उसकी वजह से, और जिसकी वजह से हमारे पास सिकल सेल बनते हैं, ठीक है। तो देखें, हमारे पास 3 कंडीशन आपने याद रखनी है। एक तो डिहाइड्रेशन, जब भी डिहाइड्रेशन होती है तो हमारे पास जो होती हैं, डिहाइड्रेशन होने की वजह से जो रेड ब्लड सेल्स हैं उसके अंदर जो होगी वो डिहाइड्रेशन होगी, उसके अंदर इन्वायरमेंट वो मेंटेन नहीं रहेगा। जब वो मेंटेन नहीं रहेगा तो वो हमारे पास हीमोग्लोबिन जो हमारे पास ग्लोबिन चेन होंगी वो पॉलीमराइजेशन होगी और रेड ब्लड सेल होंगे वो सिकलिंग हो जाएगी उनकी। डिहाइड्रेशन हो किसी को, और एसिडोसिस वाली कंडीशन हो, एसिडोसिस, ठीक है। अब एसिडोसिस में क्या होता है, एसिडोसिस जो होती है हीमोग्लोबिन से क्या करवाती है, हीमोग्लोबिन से डिटैच करवा देती है, किसको, डिटैच करवा देती है ऑक्सीजन को। जब ऑक्सीजन डिटैच हो जाएगी तो इसकी अफिनिटी कम कर देती है ऑक्सीजन के लिए, जब डिटैच हो जाएगी तो फिर क्या होगा, फिर उसके बाद डी ऑक्सी हीमोग्लोबिन हो जाएगी और उससे क्या हो जाएगा, उससे हीमोग्लोबिन हमारे पास जो होगी वो सिकल सेल बन जाएंगे, उससे क्या हो जाएगा, सिकल सेल बन जाएंगे। 2 कंडीशन होगी। थर्ड हमारे पास होता है हाइपोक्सीमिया, हाइपोक्सीमिया लो ऑक्सीजन, ठीक है, लो ऑक्सीजन हो, लाइक कोई पर्सन है हाई एल्टीट्यूड पे जा रहा है, ऑक्सीजन का लेवल उसका कम हो गया है, तो ये जो कंडीशंस होती हैं इन कंडीशन में उसको जो होगा हीमोग्लोबिन जो हमारे पास जो रेड ब्लड सेल होंगे वो सिकल हो जाएंगे, ठीक है। तो अब देखें, ये तो थी कंडीशंस। अब नॉर्मल अगर बात करें जो सिकल सेल वाला पेशेंट होता है, अब उसमें क्या होता है, जैसे ही ये हमारे पास उसकी जो होती है वो रेड ब्लड सेल होते हैं वो सिकल, इसके अंदर ये परमानेंट सिकल नहीं हो रहे थे रेड ब्लड सेल, ये होते हैं, ये सिकल होते हैं, सिकल होते हैं, देन उसके बाद डी सिकल होते हैं, ठीक है, डी सिकल होते हैं, और फिर उसके बाद होते हैं ये सिकल होते हैं, और फिर उसके बाद ये डी सिकल होते हैं। तो इस तरह ये जो होता है ये प्रोसेस चलता रहता है, सिकल डी सिकल, ठीक है, सिकल डी सिकल होते रहते हैं, तो ये प्रोसेस चलता रहता है। अब एक टाइम ऐसा होता है जब ये रेड ब्लड सेल देखे, ये रेड ब्लड सेल है, अब इसकी ये सिकल शेप है, ठीक है, ये जब सिकल होंगे तो अब इनकी जो मेम्ब्रेन होगी ये डैमेज होगी, ये वाली मेम्ब्रेन डैमेज होगी। जब तो कुछ ना कुछ इसके अंदर डैमेज होगी तो अब इसमें जो होगा कैल्शियम इसके अंदर होगा, इन्फ्लक्स होगा कैल्शियम इसके अंदर आएगा डैमेज होने की वजह से, ठीक है, और इधर से जो होगा ब्लड वाटर
और इधर से जो होगा पोटाशियम रिलीज़ होगा। जब वाटर रिलीज़ होगा तो अब सेल के अंदर क्या होगी, डिहाइड्रेशन होगी। सेल के अंदर जब डिहाइड्रेशन होगी तो एक टाइम ऐसा आएगा कि डिहाइड्रेशन होती होती बार बार सिकल डिसिकल होती, मेम्ब्रेन डैमेज होती और होती रहेगी। और एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि ये जो सेल होंगे ये परमानेंट होंगे, ये हमारे पास सिकल सेल बन जाएंगे, ठीक है, परमानेंट। अब जब ये परमानेंट सिकल सेल बन जाएंगे, अब ये जो सेल्स होंगे, अब ये जो सेल्स होंगे ये प्रॉब्लम करेंगे, ठीक है। ये जैसे ही ब्लड वेसल में जाएंगे, ये लार्ज ब्लड वेसल से तो पास कर देंगे, ठीक है, बट ये जो स्मॉल ब्लड वेसल है इनके अंदर जाएंगे तो ये जो सेल्स होंगे इधर जाएंगे तो इधर आके स्टक कर लेंगे। जब स्टक करेंगे तो आगे उनको ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी, और एक तो ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी, जब इधर स्टक होंगे तो ये जो होंगे इधर डैमेज होंगे, इसकी मेम्ब्रेन डैमेज हो जाएगी, ये सेल डैमेज हो जाएंगे, और आगे वाला जो जहाँ पे स्टक हो रहे हैं उसको आगे सप्लाई नहीं मिलेगी ब्लड की, तो उनको इन्फेक्शन होगा, ठीक है। तो वो भी मैं आपको बताता हूँ कौन कौन सी जो हमारे पास आगे कॉम्प्लिकेशन है। और क्या होगा, जैसे ही ये हमारे पास फ्रेजाइल सी मेम्ब्रेन हो जाती है, सिकल सेल होते हैं, अब ये स्प्लीन में पास करेंगे। ये जब इसके अंदर इधर डिस्ट्रक्शन होगी ब्लड वेसल के अंदर, इसे हम कहते हैं इंट्रावेस्कुलर हिमोलिसिस, इंट्रावेस्कुलर हिमोलिसिस, इस कंडीशन कहते हैं इंट्रावेस्कुलर हिमोलिसिस, ओके। अब देखें, जब इंट्रावेस्कुलर हिमालसिस होती है फिर उसके बाद ये स्प्लीन में भी जाते हैं। जब स्प्लीन में पास करते हैं तो स्प्लीन के अंदर की जो कैपिलरीज होती हैं, वो जो शार्ट होती हैं, वो हमारे पास थिन सी होती हैं, तो उधर से भी पास नहीं करते। तो मैक्रोफेजेस क्या करते हैं, और ये फ्रेजाइल होते हैं, तो मैक्रोफेजेस होते हैं, इनको डिस्ट्रॉय करवा देते हैं, क्योंकि जब भी ये जो होते हैं हमारे पास, इनकी मेम्ब्रेन होगी रप्चर होगी, सही मेम्ब्रेन नहीं होगी, सही स्ट्रक्चर नहीं इनका होगा, ठीक है। तो जो हमारे पास मैक्रोफेजेस स्प्लीन के अंदर पड़े हुए, उनका काम क्या होता है, यहाँ तो उनको क्लियर करना, यहाँ तो उनको होता है वो उनको सही करना, ठीक है, ठीक करना, या उनका ये काम होता है कि उनको अगर वो सही नहीं कर सकते उनको डिस्ट्रॉय करवा देना। तो अब ये इतने ज़्यादा वो डैमेज हो चुके हैं, इनका स्ट्रक्चर चेंज हो चुका है कि हमारे पास जो मैक्रोफेजेस होंगे स्प्लीन के, वो क्या करेंगे, वो इसको क्या करवा देंगे, डैमेज करवा देंगे। जब इसको डैमेज करवा देंगे तो इससे क्या हो जाएगा, एक इससे हम कहते हैं रेड ब्लड सेल डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। इस कंडीशन को हम कहते हैं एक्स्ट्रावेस्कुलर हिमालसिस, क्योंकि रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम में हो रही है, तो इसे हम कहते हैं एक्स्ट्रावेस्कुलर हिमालसिस, एक्स्ट्रा वेस्कुलर हिमालसिस। तो ये अपने पॉइंट याद रखना, इसमें क्या होगा, एक्स्ट्रा वेस्कुलर हिमालसिस होगी, ओके। तो ये हमारे पास हो गया, इंट्रावेस्कुलर हिमालसिस भी होती है इसके अंदर और एक्स्ट्रा वेस्कुलर हिमालसिस भी होती है इसके अंदर। तो ये अपने पॉइंट याद रखने, इसके अंदर दोनों ही हिमालसिस हो रही होती हैं। तो देखें, यहाँ से हमने किया था, हमारे पास जो होते हैं जो इंक्रीज सिकलिंग ऑफ द सेल, सेल की जो सिकलिंग होती है कब बढ़ती है, वो हाइपोक्सीमिया हो, ठीक है, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाए, डिहाइड्रेशन हो, तो डिहाइड्रेशन का मैंने आपको बता दिया, एसिडोसिस हो जिससे अफिनिटी ऑक्सीजन की कम कर देती है, हीमोग्लोबिन जो होती है लगी होती है ऑक्सीजन वो डिटैच करवाती है, जिससे वो डी ऑक्सी हीमोग्लोबिन होती है, और उसकी पॉलीमराइजेशन होती है। जब पॉलीमराइजेशन होगी तो रेड ब्लड सेल होंगे वो सिकल शेप बना देगी, ठीक है। हीमोग्लोबिन जो, अब ये जो पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट है कि इनको जो सिम्टम्स होते हैं ना, इनको जो सिम्टम्स होते हैं, सिम्टम्स अकर आफ्टर 6 मंथ, इसकी क्या रीज़न होती है, इसकी रीज़न ये होती है कि जब बेबी की जो बर्थ होती है, जो फीटस होता है उसकी जब बर्थ होती है, तो अब क्या होता है उसके अंदर जो हीमोग्लोबिन होती है, वो हीमोग्लोबिन जो होती है वो फीटल होती है, ठीक है। अब जो फीटल हीमोग्लोबिन होती है इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर 2 अल्फ़ा चेन होती है और 2 इसके अंदर जो होती है वो गैमा चेन होती है, ठीक है। अब इसके अंदर गैमा चेन है, इसके अंदर बीटा चेन प्रेजेंट नहीं होती। जो हमारे पास मेजर प्रोटीन होती है हमारे पास उस टाइम हीमोग्लोबिन होती है, वो कौन सी होती है, वो हीमोग्लोबिन एफ होती है, जब जो 6 मंथ तक, ठीक है, बर्थ के 6 मंथ तक। अब क्या होता है 6 मंथ के बाद, जब 6 मंथ के बाद क्या होता है कि ये जो हीमोग्लोबिन फीटल की है, हीमोग्लोबिन, ये वाली हीमोग्लोबिन जो फीटल है, ठीक है, हीमोग्लोबिन फीटल, अब ये किस में चेंज हो जाती है, हीमोग्लोबिन अडल्ट के अंदर। जब भी हीमोग्लोबिन अडल्ट के अंदर चेंज होना स्टार्ट होती है तो ये इसके अंदर क्या हो जाता है, हीमोग्लोबिन A2, ये तो वैसे ही रहता है जो हमारे पास अल्फ़ा चेंज होती है, और ये किसकी जगह, जो हमारे पास गैमा चेन होती है इसकी जगह जो होती है वो बीटा चेन आ जाती है, ठीक है। जब जैसे ही बीटा चेन आएंगी, अब बीटा चेन तो डिफेक्टिव है, उसके अंदर तो होता है, उसके अंदर तो म्यूटेशन हुई है, जब म्यूटेशन हुई है तो उसकी जो स्ट्रक्चर ही नहीं ठीक, जब स्ट्रक्चर नहीं ठीक तो उसके अंदर क्या होगा, सिकलिंग जो सेल होंगे वो सिकल होना स्टार्ट हो जाएंगे, तो उनको आफ्टर 6 मंथ उनको सिम्टम्स आएंगे। तो ये अपने पॉइंट याद रखना, ठीक है। हीमोग्लोबिन प्रोटेक्ट होती है अगेंस्ट जो होती है ना से हमारे पास
अगेंस्ट सिकलिंग। हीमोग्लोबिन एफ एट बर्थ इज प्रोटेक्टिव होती है फॉर फ्यू वीक के लिए, ठीक है, फर्स्ट फ्यू मंथ ऑफ द लाइफ, फर्स्ट फ्यू मंथ जो 6 मंथ तक आपने याद रखना है। और उसके बाद अब देखें इसका ट्रीटमेंट क्या होता है। ट्रीटमेंट इधर ही उसने लिखा हुआ है कि जो हमारे पास होते हैं हीमोग्लोबिन जो होता है हाइड्रोक्साइड यूरिया, हाइड्रोक्साइड जो यूरिया होती है हमारे पास एक ड्रग होती है हाइड्रोक्साइड यूरिया। अब ये जो हाइड्रोक्साइड यूरिया होती है ये क्या करती है, ये जो हीमोग्लोबिन फीटल होती है इसका लेवल इंक्रीज रखती है, इसको जो होती है वो कम नहीं होने देती इसको जो होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये जो हम ड्रग देते हैं तो इसकी जो होती है वो सिकलिंग जो होती है वो सिकल सेल जो होते हैं वो इम्प्रूव हो जाते हैं, ठीक है। इसको जो होती है सेल की सिकलिंग नहीं होती, क्यों, क्योंकि हीमोग्लोबिन बीटा जो होती है वो कम बनती है और हीमोग्लोबिन एफ जो होती है वो ज़्यादा बनती है। जब वो ज़्यादा बनेगी तो एफ के अंदर तो बीटा चेन ही नहीं है, ठीक है। हीमोग्लोबिन सॉरी एफ ज़्यादा बनती है और हीमोग्लोबिन जो अडल्ट होती है जिसके अंदर बीटा चेन होती है वो कम बनती है, जिसकी वजह से उसको जो होती है वो सिकलिंग उसकी इम्प्रूव हो जाती है। अब देखें नेक्स्ट इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है कि ये देखें मैंने आपको बताया था कि ये सेल कंटिन्यूस सिकलिंग और डी सिकलिंग होती है जब वो पास करते हैं माइक्रो सर्कुलेशन से, सिकलिंग डी सिकलिंग होती है। अब माइक्रो सर्कुलेशन में ही क्यों उनकी होती है, ये देखें यहाँ पे हमारे पास आती हैं, ये हमारे पास कैपिलरी हैं, ये हमारे पास आर्ट्रियोल है पीछे और ये हमारे पास ये कैपिलरी है, ठीक है, ये हमारे पास कैपिलरी है। जब इधर से पास करते हैं रेड ब्लड सेल तो यहाँ पे ही क्यों उनकी सिकलिंग होती है और फिर आगे जब पास कर जाते हैं और जहाँ पे इन्वायरमेंट सही मिलता है वो उनकी डी सिकल हो जाते हैं। तो इसकी रीज़न क्या होती है कि जो माइक्रो सर्कुलेशन होती है उनके अंदर जो होती है डिहाइड्रेशन होती है, ठीक है, और उसकी वजह से उनके अंदर जो होती है वो उनकी सिकलिंग हो जाती है। तो ये अपने पॉइंट याद रखना, ठीक है। जब वो सिकलिंग होगी जैसे ही वो फिर आगे वो ऑक्सीजनेटेड इन्वायरमेंट में जाएंगे तो उनकी जो होगी वो डी सिकलिंग हो जाएगी। तो ये अपने पॉइंट याद रखना। माइक्रो सर्कुलेशन रिजल्टिंग इन द कम्प्लिकेशन रिलेटेड टू द रेड ब्लड सेल मेम्ब्रेन डैमेज। अब क्या होता है सिकलिंग डी सिकलिंग होती है माइक्रो सर्कुलेशन में और उससे क्या होता है कि रिजल्ट ये आता है कि लास्ट पे उनकी जो होती है रेड ब्लड सेल वो परमानेंटली डी सिकल हो जाते हैं और वो उनकी मेम्ब्रेन जो होती है वो डैमेज हो जाती है, ठीक है। तो उनकी जो हिमालसील होती है। अब देखें एक्स्ट्रा वेस्कुलर हिमालसील होती है तो मैंने आपको बताया था ये क्यों होती है। रेटिकुलर एंडोथेलियल जो सिस्टम होते हैं हमारे पास जो मैक्रोफेजेस होते हैं स्प्लीन के अंदर वो इसको डिस्ट्रॉय करवा देते हैं। जो अब नॉर्मल जो सिकल सेल के जो सेल आते हैं इस तरह के जो सेल जाएंगे उसके अंदर स्प्लीन के अंदर तो मैक्रोफेजेस इसको डिस्ट्रॉय करवा देंगे, ओके। अब जब भी मैक्रोफेजेस डिस्ट्रॉय करवाएंगे एक्स्ट्रा वेस्कुलर हिमालसील होगी। तो मैंने आपको कल भी बताया था जो हमारे पास लास्ट वाली वीडियो थी कि उसके अंदर उनका रिस्क हो जाएगा, उसको बिलीरुबिन हमारे पास उसका जॉइंटिस होगी, ठीक है, अनीमिया होगा, जॉइंटिस होगी और अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन का लेवल बढ़ जाएगा जिसकी वजह से उसको जॉइंटिस हो रही है और इंक्रीज रिस्क होगा गाल स्टोन का, ओके। तो ये अपने पॉइंट इसको एक बार आपने वीडियोज़ देखनी है। अब उसके बाद इंट्रावेस्कुलर हिमालसिस क्या होती है कि ब्लड वेसल जो स्मॉल ब्लड वेसल होती है उधर से पास नहीं कर पाती, उधर से ऑब्स्ट्रक्ट होती हैं, वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, ठीक है। रेड ब्लड सेल विद डैमेज मेम्ब्रेन डिहाइड्रेट लीडिंग टू हिमालसिस विद डिक्रीज हेप्टोग्लोबिन एंड टारगेट सेल। जब भी किसी की इंट्रावेस्कुलर हिमालसिस होती है तो उसमें क्या होता है उसके अंदर हीमोग्लोबिन रिलीज होती है और वो हीमोग्लोबिन जो होती है वो हेप्टोग्लोबिन के साथ उसको मिल जाती है। जब हेप्टोग्लोबिन के साथ मिलती है तो ब्लड के अंदर हेप्टोग्लोबिन जो फ्री फॉर्म थी वो हमारे पास कम हो जाती है। तो ये अपने पॉइंट याद रखना कि जब भी हीमोग्लोबिन इंट्रावेस्कुलर हिमालसिस होगी तो ये जो हीमोग्लोबिन है ये हेप्टोग्लोबिन के साथ मिलती है। जब हेप्टोग्लोबिन के साथ मिलेगी तो हेप्टोग्लोबिन का लेवल जो होगा फ्री फॉर्म का वो ब्लड के अंदर कम हो जाएगा। तो ये अपने पॉइंट याद रखना। और टारगेट सेल भी मिलेंगे और क्या मिलेगा हमें टारगेट सेल मिलेंगे, ठीक है। टारगेट सेल क्यों मिलते हैं क्योंकि इसके अंदर जो मेम्ब्रेन होती है वो रप्चर हो रही होती है और हमें जो होती है इसके अंदर टारगेट डिहाइड्रेशन की वजह से टारगेट सेल मिलते हैं। तो डिहाइड्रेशन की वजह से सेल के अंदर मेम्ब्रेन रप्चर होती है, वाटर जो होता है उसका लॉस होता है और डिहाइड्रेशन होती है जिसकी वजह से टारगेट सेल मिलते हैं। अब नेक्स्ट देखें नेक्स्ट क्या होता है कि ये है हमारे पास बोन मैरो को क्या काम है, इसने जो होता है हमारे पास रेड ब्लड सेल की जो होती है प्रोडक्शन करनी होती है। अब रेड ब्लड सेल की ये प्रोडक्शन कर रही है और आगे क्या होता है हमारे पास जो होती है आउटसाइड द बोन मैरो और जो होती है ब्लड वेसल और स्प्लीन के अंदर इनकी डिस्ट्रक्शन हो रही है, आरबीसी की हो रही है डिस्ट्रक्शन, ठीक है, आरबी की होगी आरबीसी की हो रही है डिस्ट्रक्शन। जब इनकी डिस्ट्रक्शन हो रही है तो बोन मैरो क्या करती है बहुत ज़्यादा जो होती है रेड ब्लड सेल होती है वो बेच रही होती है। बट ये जो रेड ब्लड सेल आ रहे होते हैं ये अब नहीं होते हैं हमारे पास, इनके अंदर हीमोग्लोबिन होती है वो अब नॉर्मल होती है जिसकी वजह से इनकी जो होती है वो लाइफ स्पैन इतना नहीं होता। जो हमारे पास हीमोग्लोबिन जो रेड ब्लड सेल होते हैं ना
हीमोग्लोबिन एस वाले, ठीक है, सिकल हीमोग्लोबिन वाले, हीमोग्लोबिन जो एस वाले आरबीसी होते हैं उनका लाइफ स्पैन होता है वो कितना होता है, उनका जो लाइफ स्पैन होता है वो 10 to 12 डे होता है। तो ये भी आपने पॉइंट जो है वो याद रखना, इनका जो लाइफ स्पैन होता है वो कितना होता है, वो 10 to 20 डे, 10 to 20 डेज होता है। तो ये भी एक एमसीक्यूज है। लाइफ स्पैन जो हमारे पास ये जो रेड ब्लड सेल होते हैं, ये जो रेड ब्लड सेल हैं ये वाले, और जिनके अंदर हीमोग्लोबिन एस है, इनका जो लाइफ स्पैन है वो कितना है, इनका लाइफ स्पैन जो है वो 10 to 20 डेज होता है। तो ये भी एमसीक्यूज है। अब इनका लाइफ स्पैन ही कम है, इनकी डिस्ट्रक्शन हो रही है, बोन मैरो जो होती है वो उसकी कंपनसेशन को पूरा नहीं कर पा रही, तो अब क्या होता है, बॉडी के अंदर जो होती है ना एक्स्ट्रा मेडुलरी होती है, हेमेटोपोसिस स्टार्ट हो जाती है हमारे पास, जो दूसरी जहाँ पे नहीं हो रही होती पहले हेमेटोपोसिस वहाँ भी स्टार्ट हो जाती है हमारे पास, जो होती है स्कल में जो होती है हेमेटोपोसिस स्टार्ट हो जाती है। जब स्कल में स्टार्ट होगी तो अब स्कल में क्या होगा, स्कल के अंदर स्टार्ट होगी तो स्कल के अंदर जो होते हैं क्रू कट अपीयरेंस मिलेंगे, इस तरह क्रू, जब एक्सरे करवाएंगे तो क्रू कट अपीयरेंस मिलेंगे, ओके। और हमारे पास जो होती है यहाँ पे जो होती है, ये अगर मैं बात करूँ, ये हमारे पास जो जा होता है यहाँ पे भी होती है हमारे पास जो फेशियल बोन होती है, यहाँ पे भी होती है हेमेटोपोइसिस स्टार्ट हो जाती है, जिसे हम कहते हैं चिकमोंग फेसिस हो जाता है उसका, चिकमोंग फेसिस हो जाता है, क्या हो जाता है, चिपमोंग फेसिस, चिपमोंग फे फे ठीक है, चिकमोंग फेसिस हो जाता है। तो ये भी आपने याद रखना है, फेशियल बोन के अंदर स्टार्ट हो जाती है, चिकमोंग फेसिस हो जाता है, और जो होती है हमारे पास स्कल के अंदर स्टार्ट होती है, जिसके अंदर क्रू कट अपीयरेंस आते हैं, क्या आता है, क्रू कट अपीयरेंस, क्रू कट अपीयरेंस आ जाता है, ठीक है। तो ये अपने पॉइंट याद रखना, क्रू कट अपीयरेंस आ जाता है, चिकमोंग फेसिस हो जाती है। तो ये इसे हम कहते हैं हमारे पास जो होती है हेमालसिस हो रही है, क्यों इतनी ज़्यादा रेड ब्लड सेल की ज़रूरत है, जिसकी वजह से होती है वो डिफरेंट जो बॉडी के स्ट्रक्चर होते हैं जिनके अंदर हम जो होती है रेड ब्लड सेल होते हैं उनकी प्रोडक्शन हो रही होती है, ठीक है, रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन होती है। अब नेक्स्ट देखें, एक्स्ट्रा मिडुलरी हेमेटोपोइसिस होती है विद स्पेटोमेगाली। अब और कहाँ पे होती है, ये तो हमारे पास मेडुलरी थी, जो जब भी बून मैरो के अंदर हेमेटोपोइसिस होगी उसे कहते हैं मेडुलरी, और बून मैरो के अलावा कहीं और हो तो उसे कहते हैं एक्स्ट्रा मेडुलरी हेमेटोपोइसिस। तो अब क्या होता है कि इतनी जो होती है वो बून मैरो के अंदर भी हो रही होती है, ठीक है, और इसके अलावा बून के अंदर भी हो रही होती है, और लिवर में भी स्टार्ट हो जाती है। जब लिवर के अंदर हेमेटोपोइसिस स्टार्ट होगी, हेमेटोपोइसिस रेड ब्लड सेल होंगे वो प्रोड्यूस होंगे लिवर के अंदर, तो उस कंडीशन को उसमें क्या हो जाएगा, लिवर का जो होगा वो साइज इनलार्ज कर जाएगा, इसे हेपेटोमेगाली हो जाएगी, हेपेटोमेगाली हो जाएगी। तो ये भी आपने याद रखना है, हेपेटोमेगाली हो जाएगी, ओके। रिस्क हो सकता है, और इसके अलावा क्या होता है, अब देखें जो होती है बॉडी को एक एक रेड ब्लड सेल की ज़रूरत है, क्योंकि रेड ब्लड सेल जो होंगे वो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। अब रेड ब्लड सेल जो होंगे वो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, एक रेड ब्लड सेल की ज़रूरत है बॉडी को। अब अगर उस टाइम अगर जो होता है उस टाइम किसी को पैरवो वायरस B19 का किसी को इन्फेक्शन हो जाए, तो ये क्या करता है, ये 1 वीक के लिए जो होता है हेमेटोपोइसिस होती है उसको स्टॉप कर देते हैं फॉर 1 वीक, स्टॉप हेमेटोपोइसिस, ठीक है, फॉर 1 वीक स्टॉप हेमेटोपोइसिस। तो 1 वीक के लिए जो होता है हेमेटोपोइसिस को स्टॉप कर देता है। जब इसको स्टॉप करेगा तो बून मैरो, ये जो हमारे पास बून मैरो है इसके अंदर हेमेटोपोइसिस नहीं होगी। जब हेमेटोपोइसिस नहीं होगी तो रेड ब्लड सेल होंगे वो नहीं बनेंगे। जब रेड ब्लड सेल नहीं बनेंगे तो बॉडी के अंदर तो पहले ही रेड ब्लड सेल, पहले ही डेफिशिएंसी है, पहले ही अनीमिया चल रहा है, तो अब और पीछे से रेड ब्लड सेल नहीं आ रहे, इसकी जो फैक्ट्री है वो ही काम नहीं कर रही, वो बना ही नहीं रही। जब बनाएगी नहीं तो उसको सीवियर अनीमिया हो जाएगा, उसको क्या हो जाएगा, सीवियर अनीमिया। सीवियर अनीमिया होगा जिसे हम कहते हैं एप्लास्टिक क्राइसिस, एप्लास्टिक क्राइसिस। और किस कंडीशन कब होता है, अगर किसी को पैरवो वायरस B19 का इन्फेक्शन हो जाए, तो ये भी आपने याद रखना है। और इसके अलावा क्या होते हैं, उसको जो होते हैं वाइट ब्लड सेल्स होते हैं उनका काउंट भी कम हो जाता है, क्योंकि बून मैरो के अंदर से वाइट ब्लड सेल भी प्रोडक्शन हो रही होती है, ठीक है। तो ये अपने पॉइंट याद रखना। अब इसके अलावा क्या होता है, ये था हमारे पास, इसमें जो है रिस्क होता है ए प्लास्टिक क्राइसिस का विद पैरोवायरस B19 इन्फेक्शन ऑफ एरिथ्राइड प्रिकर्सर, ओके। अब एक्सटेंसिव सिकलिंग
लीडिंग टू कॉम्प्लिकेशन, जब इसके अंदर परमानेंट सिकलिंग हो जाएगी ना तो अब उसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन आती है कि जो वेसल होती हैं वो अक्लूड होती हैं, ठीक है, वेसल जो होती हैं अक्लूड होती हैं, जो इन्फेंट होते हैं। अब इसमें एक पिक्चर बना लूँ, ठीक है, ठीक है। अब जो इन्फेंट होंगे उनकी जो होंगी ना, ये वाली फॉर एग्जांपल यहाँ पे बूंद है, उनकी बूंद है, तो इधर जो ब्लड वेसल्स होंगी ना वो उनकी जो छोटी छोटी वेसल्स होंगी वो अक्लूड करेंगी। जब वो अक्लूड करेंगी, उनकी अक्लूड वेसल होने से क्या होगा, उनकी जो होगी ना वो बूंद की नेक्रोसिस हो जाएगी। जब बूंद की नेक्रोसिस हो जाएगी तो उसकी वजह से उसको क्या हो जाएगा, उसके होंगे वो स्वेल, हैंड और फीट जो होंगे वो स्वेल कर देंगे, हैंड और जो फीट होंगे वो स्वेल कर देंगे। जब हैंड और फीट स्वेल कर देंगे, इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, डेक्टिलाइटिस, डेक्टिलाइटिस, ठीक है, डेक्टिलाइटिस। और ये एमसीक्यूज है कि मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन इन इन्फेंट, तो ये क्या होती है, मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन इन इन्फेंट, तो ये वाला एमसीक्यूज है, मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन इन इन्फेंट सिकल सेल। जो हमारे पास डिजीज़ के बच्चे होते हैं, वे इन्फेंट होते हैं, उनके अंदर मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन क्या होती है, तो वो होती है डेक्टिलाइटिस। ये तो डेक्टिलाइटिस हो गया। और क्या होता है इसके अलावा, क्या होता है हमारे पास जो यहाँ पे यहाँ पे लंग है, ठीक है। अब लंग की जो स्मॉल वेसल्स होंगी उनके अंदर भी जो होगा वो अक्लूड करेगी। जब उनके अंदर अक्लूड करेगी तो अब अक्लूजन हो जाएगी, उसके अंदर ब्लड जो स्टक करेंगी तो उसके आगे इन्फेक्शन वगैरह होगी, उसको जो होगा कंजेशन होगी, ठीक है। और ये मोस्टली कब होता है, जब किसी को निमोनिया हो। जब भी निमोनिया होता है तो डिहाइड्रेशन वाली कंडीशन होती है, ठीक है, स्ट्रेस वाली कंडीशन होती है, जिसमें जो होते हैं रेड ब्लड सेल की सिकलिंग ज़्यादा होती है। जब उधर से पास करते हैं, जब उनकी सिकलिंग होगी तो वो अक्लूड कर देंगे उन वेसल को। जब उन वेसल की अक्लूजन हो जाएगी तो उससे क्या हो जाएगा, उससे उनको जो होगा कि जब ब्लड आगे नहीं पास करेगा तो उनको जो होगा वो इन्फेक्शन होगा, जिसकी वजह से उनको होगा अक्यूट जो चेस्ट पेन होगी, जिसे हम कहते हैं अक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम, ठीक है, अक्यूट चेस्ट सिंड्रोम, सॉरी, अक्यूट चेस्ट सिंड्रोम भी होता है। उनको क्या होता है, अक्यूट चेस्ट सिंड्रोम। तो ये अपने पॉइंट, अक्यूट चेस्ट सिंड्रोम, ठीक है, अक्यूट चेस्ट सिंड्रोम होता है उनको, सॉरी, उनको क्या होता है, अक्यूट चेस्ट सिंड्रोम, ठीक है, अक्यूट चेस्ट सिंड्रोम। तो ये आपने याद रखना है, अक्यूट चेस्ट सिंड्रोम, और ये मोस्ट कॉमन काज ऑफ डेथ है, ठीक है, मोस्ट कॉमन काज ऑफ डेथ है। ये भी एमसीक्यूज है, मोस्ट कॉमन काज ऑफ डेथ। तो ये हमारे पास जो है एमसीक्यूज है, ठीक है। तो ये अपने पॉइंट याद रखना है, ये हमारे पास क्या है, एमसीक्यूज है। मोस्ट कॉमन काज ऑफ डेथ क्या है, अक्यूट चेस्ट सिंड्रोम, ठीक है, अक्यूट चेस्ट सिंड्रोम होगा। और उसके अलावा क्या होगा, और इसके अलावा इनको जो होते हैं, इनको पेन क्राइसिस होती हैं। और यहाँ पे इनकी जो होती है, ये फॉर एग्जांपल यहाँ पे इनको किडनी है, ठीक है। अब किडनी है तो किडनी में क्या होता है, ये इनकी किडनी है, इधर से हमारे पास जो इनकी रेनल पेपिला होती है ना, ये वाली पेपिला, ये यहाँ पे मोस्ट जो होता है डिहाइड्रेटेड एरिया होता है, ये वाला यहाँ पे होते हैं, कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है ब्लड की जो होती है ना, वो जिसके अंदर वो कंसनट्रेटेड ब्लड होता है। जब कंसनट्रेटेड ब्लड होगा, जब भी, तो उधर डिहाइड्रेशन ज़्यादा है, तो डिहाइड्रेशन ज़्यादा है, जिसकी वजह से क्या होगा, इस पोर्शन के उनको जो होगा वो नेक्रोसिस हो जाएगी, ठीक है। उस सेल सिकलिंग होगी, जब सेल की सिकलिंग होगी, ऑब्स्ट्रक्ट करेंगे जो वेसल्स होगी स्मॉल, जिसकी वजह से सेल की सिकलिंग होगी, और सेल की सिकलिंग होगी और ये जो पार्ट होगा ये डैमेज हो जाएगा, तो उनको हेमाचूरिया होगा, हेमाचूरिया। अगर तो सिकल सेल डिजीज़ है तो उनको ग्रास हेमाचूरिया होगा, ग्रास हेमाचूरिया। अगर सिकल सेल ट्रेट है तो उनको जस्ट इसी बाकी उनको कोई सिम्टम नहीं आ रहे होते, जब उनको जो होती है जस्ट इसी पोर्शन पे उनको जो होता है वो जो इधर अक्लूजन होती है, क्योंकि इस पोर्शन पे जो होती है वो कंसनट्रेटेड ब्लड होता है, ठीक है, डिहाइड्रेशन ज़्यादा होती है इधर, तो जिसकी वजह से उनको होता है इधर हेमाचूरिया होता है। बट उनको जो हेमाचूरिया होता है सिकल सेल ट्रेट में, सिकल सेल ट्रेट में, तो उसमें जो हेमाचूरिया होता है वो हमारे पास माइक्रोस्कोपिक होता है, हेमाचूरिया। तो ये अपने याद रखना, माइक्रोस्कोपिक हेमाचूरिया होता है, ओके। तो ये अपने पॉइंट याद रखना, ठीक है। अब उसके अलावा और क्या फीचर आते हैं, हेमाचूरिया हो गया, हेमाचूरिया होगा, इसके अलावा कौन से फीचर्स आते हैं, इसके अलावा जो उनको फीचर्स आते हैं, रेनल पेपिलरी नेक्रोसिस होती है जिसकी वजह से हेमाचूरिया होता है, पेन क्राइसिस होती है, डिफरेंट जो वेसल के अंदर अक्लूड करेगी जिससे क्या होता है, पेन
क्राइसिस होगी, ठीक है, पेन क्राइसिस होगी, ओके, पेन क्राइसिस होगी। उसके अलावा और क्या, और कौन सी प्रेजेंटेशन होती है उनकी? अब देखें एक और चीज़ कि जब ये ब्लड जो स्प्लीन होगी, स्प्लीन के अंदर बार बार जो होंगे वो हमारे पास जो ये सिकल सेल होंगे इधर से पास करेंगे, तो ये सेल होंगे इस स्प्लीन की जो ब्लड वेसल होंगी, कैपिलरीज होंगी, उनको अक्लूड करेंगे। जब उधर अक्लूड होगी तो फिर क्या होगा, अब अक्लूड होने की वजह से उनको आगे ब्लड सप्लाई नहीं होगा। जब ब्लड सप्लाई नहीं होगा तो स्प्लीन की जो डैमेज होगा, जब स्प्लीन का डैमेज होगा, इन्फेक्शन होगा, और बार बार यही प्रोसेस जब होगा तो उसकी क्या हो जाएगी, स्प्लीन के अंदर जो होगी वो फाइब्रोसिस हो जाएगी। इसके अंदर क्या हो जाएगी, फाइब्रोसिस हो जाएगी। जब स्प्लीन के अंदर फाइब्रोसिस हो जाएगी तो ये देखें इस कलर से बनाते हैं, स्प्लीन के अंदर जो होगी वो फाइब्रोसिस हो जाएगी। जब स्प्लीन की फाइब्रोसिस हो जाएगी तो अब स्प्लीन के जो फंक्शंस होंगे वो लॉस हो जाएंगे। जब इसके फंक्शन लॉस हो जाएंगे, फाइब्रोसिस होगी इसकी, ठीक है। अब इसके फंक्शन लॉस हो जाएंगे तो अब इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं ऑटो स्प्लीनेक्टमी। ऑटो स्प्लीनेक्टमी। अब स्प्लीन जो होती है वो किसी काम की नहीं रही, ठीक है, वो अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगी, तो इसे कहते हैं ऑटो स्प्लीनेक्टमी। जब भी किसी के अंदर ऑटो स्प्लीनेक्टमी हो जाए या हम स्प्लीन को रिमूव कर दें तो अब उनके अंदर, क्योंकि ये जो स्प्लीन है इसका क्या फंक्शन था, ये जो इनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया थे, जो बैक्टीरिया थे उनको जो होती है ये रिमूव करती है, ठीक है। इनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया थे उनको क्लियर करवाती है और उनको जो होती है वो बॉडी में इन्फेक्शन नहीं होने देती। अब जब भी किसी के अंदर ये होगा कि उसके अंदर ये हमारे पास स्प्लीनेक्टमी हो जाएगी, तो जब भी स्प्लीनेक्टमी हो जाएगी तो उसकी वजह से इनकैप्सुलेटेड जो बैक्टीरिया होंगे वो डिस्ट्रॉय नहीं होंगे। जब वो डिस्ट्रॉय नहीं होंगे, वो कौन से बैक्टीरिया हैं, वो आपने याद रखने हैं शिन से, ठीक है, शिन से। इसमें कौन से होते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस हमारे पास, इसमें कौन कौन से बैक्टीरिया होते हैं, शिन से आपने इनको याद रखना है, ठीक है। आपने इनको किससे याद रखना है, शिन से याद रखना है। इसमें हमारे पास सबसे पहला बैक्टीरिया है वो कौन सा है, एस से कौन सा, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, ठीक है। और एच से क्या है, हीमोफिलिस इन्फ्लुएंजा, ठीक है, इन्फ्लुएंजा। और एन से क्या है, नज़ीरिया मेनिंजाइटिस, ठीक है, नज़ीरिया मेनिंजाइटिस। तो ये जो बैक्टीरिया हैं ये आपने याद रखने हैं। हमारे पास कौन से बैक्टीरिया होते हैं, नज़ीरिया मेनिंजाइटिस, ठीक है, नज़ीरिया मेनिंजाइटिस होता है, ओके। और उसके अलावा हीमोफिलिस इन्फ्लुएंजा, और एच से हीमोफिलिस इन्फ्लुएंजा, और एस से स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। ये जो बैक्टीरिया होते हैं इनका उसको इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। जब भी किसी को इनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया जो होते हैं लाइक उसकी स्प्लीन होती है वो रिमूव हो जाए तो उसको जो इनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया होते हैं इनका जो होता है वो इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हमने फिर उनको जो होती है वो इसके लिए हमने क्या करवानी होती है, वैक्सीन करवानी होती है। तो ये MCQ है, वैक्सीन किन बैक्टीरिया के अगेंस्ट करवाते हैं जब किसी की स्प्लीनेक्टमी करते हैं, तो ये हमारे पास शिन होती है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, हीमोफिलिस इन्फ्लुएंजा और नज़ीरिया मेनिंजाइटिस। अब उसके अलावा क्या होता है कि जो जो बून होती हैं, अब बून के अंदर जो होता है हमारे पास मोस्ट कॉमन जो इन्फेक्शन होता है जब भी किसी की स्प्लीन रिमूव हो जाती है, सिकल सेल एनीमिया के अंदर ऑटो स्प्लीनेक्टमी हो जाती है, तो इसके अंदर मोस्ट कॉमन जो जो कॉजेटिव एजेंट होता है जो ओस्टियोमाइलाइटिस करवाता है, ओस्टियोमाइलाइटिस करवाता है, वो कौन सा ऑर्गेनिज्म होता है, वो सल्मोनेला होता है, सल्मोनेला, ठीक है, वो कौन सा होता है, सल्मोनेला। सल्मोनेला। तो ये हमारे पास ये भी MCQs है कि हमारे सिकल सेल डिजीज़ वाले पेशेंट के अंदर ओस्टियोमाइलाइटिस होता है और उनको जो होता है ऑटो स्प्लीनेक्टमी जब हो जाती है तो उनके अंदर वो मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म कॉजेटिव एजेंट कौन सा है, तो वो हमारे पास है सिकल सेल सल्मोनेला, ओके, सल्मोनेला। और हमने वैक्सीन किन बैक्टीरिया के अगेंस्ट करवानी होती है, कौन से इनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया होते हैं, तो ये आपने याद रखना है। हमारे पास जो है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी है, हीमोफिलिस इन्फ्लुएंजा और नज़ीरिया मेनिंजाइटिस है, ठीक है। अब देख लें इनको जो होते हैं वो कौन कौन से सिम्टम्स आ रहे होते हैं, इनको लाइक कॉम्प्लिकेशन कौन सी होती है इनको। एक तो वेजो अक्लूजन की वजह से जो होती हैं, जो बून की वेसल अक्लूड होती हैं, जो इन्फेंट होते हैं, मोस्ट कॉमन इनकी प्रेजेंटेशन होती है। अब हैंड और फीट होते हैं उनकी स्वेलिंग हो जाती है, इसे हम कहते हैं डेक्टिलाइटिस, क्या कहते हैं, डेक्टिलाइटिस, ओके।
क्या कहते हैं उसको, डेक्टिलाइटिस। उसके अलावा और क्या होता है, डेक्टिलाइटिस कहते हैं उसको। उसके अलावा और क्या होता है, वो होते हैं जो हमारे पास अक्यूट क्रोनिक चेस्ट सिंड्रोम होता है, उसकी क्या रीज़न होती है, जो वेसल होती है वो अक्लूड होती हैं, चेस्ट पेन होती है जिसकी वजह से वो सप्लाई नहीं मिलती, अक्यूट चेस्ट सिंड्रोम होती है, डिस्निया वगैरह होता है। उसके अलावा जो होती है उसको हीमाचूरिया होता है, अगर वो सिकल सेल डिजीज़ है तो उसको ग्रास हीमाचूरिया होगा, सिकल सेल ट्रेट है तो उसको जो होगा माइक्रोस्कोपिक हीमाचूरिया होगा। उसकी रीज़न क्या होती है, जो रेनल पपिला होती है वो हाई कंसनट्रेटेड एरिया होता है, उसके अंदर ब्लड की कंसर्ट जो होती है वो कंसनट्रेटेड ब्लड होता है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है उधर जो होती है वो डिहाइड्रेशन होने की वजह से उधर वो होती हैं वो जो होती हैं वो रेड ब्लड सेल सिकल होते हैं और वो डिस्ट्रॉय करवाते हैं, ठीक है। पेन क्राइसिस होती है, ठीक है, पेन क्राइसिस होगी, हीमाचूरिया होगा, और उसके अलावा अगर आटोस्प्लीनेक्टमी होगी, आटोस्प्लीनेक्टमी होगी, ओके। और इसके अलावा जो होती हैं और क्या होता है हमारे पास, जो सल्मोनेला जो होता है वो जो सिकल सेल एनीमिया वाले पेशेंट होते हैं जिनको आटोस्प्लीनेक्टमी होती है, उनके अंदर कौन सा बैक्टीरिया होता है वो ओस्टियोमाइटिस करवाता है, वो हमारे पास होता है ओ जो होता है सल्मोनेला, ओके। और हमारे पास किन बैक्टीरिया के अगेंस्ट हमने वैक्सीनेशन करवानी होती है, किन बैक्टीरिया का रिस्क होता है कि उनको जो होता है स्प्लीन रिमूव होने के बाद या स्प्लीन जो होती है वो अब नॉर्मल हो गई है जिसे आप आटोस्प्लीनेक्टमी कह रहे हैं, उसके बाद किन बैक्टीरिया का रिस्क होता है कि उसको इन्फेक्शन होगा, तो वो हमारे पास स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, हीमोफिलिस इन्फ्लुएंजा और नज़ीरिया मेनिंजाइटिस, तो इनके अगेंस्ट हमने प्रिवेंशन के लिए वैक्सीनेशन करवानी होती है। और ठीक है, अभी देखें, अभी जो बुक के पॉइंट है, थोड़ा सा लेक्चर जो है ये लेंथी हो गया क्योंकि टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है और ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इसलिए तो आपने ये टेंशन नहीं लेनी। देखें, अब हमारे पास यहाँ तक हो गया था मैसिव एरिथ्राइड हाइपरप्लेजिया, ठीक है। इसमें क्या होता है, चिकमोंग फेसिस हो जाता है, तो ये भी आपने पॉइंट याद रखना है। और क्रू कट अपीयरेंस आती है जब उसकी हेमासिस हो जाती है, जो स्कल की बून के अंदर और फेस की बून के अंदर एक्स्ट्रा मिडुलरी हेमासिस होने की वजह से जो लीवर के अंदर हो रही है हेमाटोपोइसिस होती है, और रिस्क होता है ए प्लास्टिक क्राइसिस का, ये भी मैंने आपको बता दिया। अब उसके बाद होती है सिकल कॉम्प्लिकेशन, इसकी क्या होती है, डेक्टिलाइटिस होता है, आटोस्प्लीनेक्टमी होती है, ठीक है, आटो डेक्टिलाइटिस होता है, आटोस्प्लीनेक्टमी होती है, डेक्टिलाइटिस आटोस्प्लीनेक्टमी होती है, ओके। तो ये आपने पॉइंट याद रखना है। तो हमने जो होता है कौन से इंक्रीज रिस्क ऑफ इन्फेक्शन विद इनकैप्सुलेटेड ऑर्गेनिज्म, तो वो कौन से ऑर्गेनिज्म है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी है, हीमोफिलिस इन्फ्लुएंजा, और हम आपने एक और साथ ऐड कर लेना है वो कौन सा है हमारे पास, नज़ीरिया मेनिंजाइटिस, ठीक है। और जो अफेक्टेड चिल्ड्रन होते हैं जिनको डिजीज़ होती है, इनको 5 ईयर तक हमने 5 ईयर पे उनको जो होती है वो वैक्सीन करवा देनी होती है, ठीक है। अब उसके बाद रिस्क होता है सल्मोनेला पैराटाइफी जो होती है, ओस्टियोमाइटिस करवा दे, जो आटोस्प्लीनेक्टमी वाले पेशेंट होते हैं, होल जोल बॉडीज होती है, जब भी किसी के अंदर स्प्लीन होती है वो रिमूव हो जाती है, तो वो अब क्या होता है, जो बून मैरो से जो रेड ब्लड सेल थे, जो आरबीसी थे, ठीक है, रेड ब्लड सेल, अब इनकी प्रोडक्शन होती है, इनके अंदर कुछ डीएनए के फ्रेगमेंट होते हैं, जब ये स्प्लीन से पास करते हैं तो ये फ्रेगमेंट होते हैं रिमूव हो जाते हैं, ये फ्रेगमेंट इनके रिमूव हो जाते हैं। तो अब ये स्प्लीन ही इसके अंदर रिमूव हो गई है, स्प्लीन रिमूव हो गई है, तो इसके जो फ्रेगमेंट होंगे वो इधर से जो होंगे वो अब वो जो होंगे वो रिमूव नहीं होंगे और फ्रेगमेंट इसके अंदर पड़े होंगे। जब वो हम देखेंगे उसका स्मीयर करवाएंगे तो हमें होल जोल बॉडीज़ मिलेगी, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं होल जोल बॉडीज़। तो ये अपने पॉइंट याद रखना है। ये किन कंडीशन में होती है, जब भी किसी का स्प्लीनेक्टमी करवा दो तो उनको होल जोल बॉडीज़ मिलती है उनके रेड ब्लड सेल के अंदर। अक्यूट चेस्ट होल जोल बॉडीज होती है, अक्यूट चेस्ट सिंड्रोम होता है, और चेस्ट पेन होती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है, लंग के अंदर इन्फिल्ट्रेशन होती है, ठीक है। अब देखें, मोस्ट कॉमन काज ऑफ डेथ है इन अडल्ट पेशेंट के अंदर, तो ये मैंने आपको बताया था, ये एमसीक्यूज है, मोस्ट कॉमन काज ऑफ डेथ इन अडल्ट पेशेंट के अंदर। देन उसके बाद रेनल पेपिलरी नेक्रोसिस होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, उनको हिमाचूरिया होता है, प्रोसेस होती है, रिजल्ट इन ग्रॉस हिमाचूरिया एंड प्रोटीन यूरिया। तो ये अपने पॉइंट याद रखना है। जो सिकल सेल ट्रेट है ये भी मैंने आपको बता दिया था। सिकल सेल ट्रेट में क्या होता है, इसके अंदर होती है हीमोग्लोबिन एस होती है, लेस देन 50% होती है, जिसकी वजह से ये पेशेंट एसिम्टोमेटिक होते हैं जनरली, ठीक है। एक्सट्रीम अगर किसी को हाइपोक्सिया होगा, कोई ऐसी कंडीशन होगी जिसमें हाइपोक्सिया हो, डिहाइड्रेशन हो जाए, तो फिर उनको जो होते हैं वो सिकल सेल बनेंगे, ठीक है। कास्ट सिकलिंग होगी विच रिजल्ट इन अ माइक्रो इन्फॉक्शन लीडिंग टू माइक्रोस्कोपिक हिमाचूरिया, और ये जो होगी ना माइक्रो इन्फॉक्शन होगी स्मॉल, ठीक है। जो हमारे पास रेनल पपीला होंगी, जो हमारे पास किडनी की जो यहाँ पे रेनल पपीला होंगी, उनकी इन्फॉक्शन होगी, जो वेसल होंगी, इन्फॉक्शन होने से उनको माइक्रोस्कोपिक हिमाचूरिया होगा। तो ये अपने पॉइंट याद रखना, इस कंडीशन में इनको हो सकता है अगर वो डिहाइड्रेशन वगैरह डिहाइड्रेशन हो गई है या सीवियर उनको हाइपोक्सिया हो गई। अब हमारे पास नेक्स्ट जो है वो क्या है, लिबार्ट्री फाइंडिंग। तो लिबार्ट्री फाइंडिंग में आपने याद रखना है, जब भी हम करवाएंगे इनका रेड ब्लड जो पेरिफेरल स्मीयर करवाएंगे, इनिशियल टेस्ट हमारे पास करवाएंगे पेरिफेरल स्मीयर, पेरिफेरल स्मीयर करवाएंगे। अब जब पेरिफेरल स्मीयर करवाएंगे तो इसके अंदर हमें सिकल सेल डिजीज़ होती है, एक होती है सिकल सेल ट्रेट,
सिकल सेल ट्रेट। अब जो सिकल सेल डिजीज़ होगी ना, इसके अंदर हमें क्या मिलेगा, इसके अंदर ब्लड स्मीयर करवाने पे हमें जो होगा वो एक तो सिकल सेल मिलेंगे, ठीक है, ये हमारे पास सिकल सेल मिलेंगे, और हमें क्या मिलेगा, और हमें जो होंगे वो टारगेट सेल मिलेंगे, और क्या मिलेगा, टारगेट सेल मिलेंगे। बट सिकल सेल ट्रेट के अंदर जो होगा हमें ना तो टारगेट सेल मिलेंगे, ठीक है, ना हमें जो होगा टारगेट सेल मिलेंगे, और ना ही हमें जो होगा वो सेल जो होगी उसकी सिकलिंग होगी। तो ये हमें दोनों ही पॉइंट नहीं मिलेंगे जब हम पेरिफेरल स्मीयर करवाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद अब हमने जो नेक्स्ट हमारे पास टेस्ट होता है वो कौन सा करवाते हैं, अब हम करवाते हैं मेटा, जो टेस्ट होता है मेटा बाइसल्फाइड कहते हैं, मेटा बाइसल्फाइड स्क्रीनिंग टेस्ट, फाइट टेस्ट। और ये जो टेस्ट होता है ये हमें बता देता है मेटा बाइसल्फाइड, ये सिकल सेल ट्रेट और डिजीज़ दोनों ही कंडीशन में सेल की जब हम इस सोल्यूशन में डालते हैं, तो ये हमारे पास सोल्यूशन में डालते हैं जो रेड ब्लड सेल होते हैं, तो ये जो होती है सेल की सिकलिंग करवा देता है, सेल की क्या करवाता है, सिकलिंग। तो हमें दोनों ट्रेट हो या डिजीज़ हो, दोनों में रेड ब्लड सेल जो होंगे उनकी सिकलिंग हो जाएगी मेटा बाइसल्फाइड टेस्ट में, ठीक है। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। हमारे पास जो कन्फर्मेटरी टेस्ट होता है, ये एमसीक्यूज है। इनिशियल टेस्ट हमारे पास कौन सा है, वो हमारे पास है पेरिफेरल स्मीयर, और कन्फर्मेटरी टेस्ट है, कन्फर्मेटरी जो टेस्ट होता है वो हमारे पास होता है इलेक्ट्रोफोरेसिस, इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है ये देखें, इलेक्ट्रोफोरेसिस के बाद कंफर्म कर देता है हमारी डायग्नोज को, ठीक है, प्रेजेंस बता देता है हमारे पास कितनी परसेंट जो होती है हीमोग्लोबिन सिकल है, ठीक है, तो ये इसको जो होता है वो कंफर्म कर देता है डायग्नोज को, ओके। अब देखें इसके अंदर हमें कौन सी फाइंडिंग मिलती है, हीमोग्लोबिन जो इलेक्ट्रोफोरेसिस होती है प्लाज्मा, इसमें हमें होता है 90%। अगर किसी को डिजीज़ वाला पेशेंट है उसके अंदर होती है वो हीमोग्लोबिन जो होती है एस 90% होती है, जो सिकल होती है फीटल नॉर्मली हमारे पास जो फीटल होती है वो 2% होती है, हमारे पास 1% होती है, ठीक है। अब इसमें जो होती है फीटल वो इंक्रीज़ की होती है, हीमोग्लोबिन फीटल होती है वो 8% हो जाती है, और हीमोग्लोबिन अडल्ट होती है वो 2% होती है, ठीक है। और उसके बाद अब ट्रेट में क्या होता है कि हीमोग्लोबिन अडल्ट जो होती है, नॉर्मल हीमोग्लोबिन होती है वो 55% होती है, और जो हीमोग्लोबिन सिकल होती है वो 43% होती है, और 2% हीमोग्लोबिन अडल्ट होती है। तो ये आपने वैल्यूज होती है इनको जनरल से आपने देख लेना, ठीक है। अब कुछ एमसीक्यूज पॉइंट है। सबसे पहला जो मैंने आपको एमसीक्यूज बताया था कि इसकी जो म्यूटेशन होती है वो कौन सी होती है, अभी हम एमसीक्यूज पॉइंट करते हैं। इसके अंदर म्यूटेशन कौन सी होती है, मिससेंस म्यूटेशन होती है, मिससेंस म्यूटेशन होती है, फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। सेकंड जो इसका एमसीक्यूज पॉइंट है वो क्या है कि लाइफ स्पैन जो होता है, लाइफ स्पैन का कितना होता है 10 to 20 डेज जो हमारे पास सिकल रेड ब्लड सेल होता है, ठीक है। अब उसके बाद इसका ये पॉइंट हो गया, ये भी मैंने आपको बता दिया, ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड की जगह क्या आ जाता है, विलाइन, ठीक है, तो ये भी इसका एमसीक्यूज है, ओके, ये भी इसका एमसीक्यूज है, विलाइन आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास कौन सा एमसीक्यूज बन सकता है, मोस्ट कॉमन काज ऑफ डेथ, काज ऑफ डेथ होती है अक्यूट चेस्ट सिंड्रोम होती है, ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। देन उसके बाद जो बच्चों के अंदर होती है प्रेजेंटेशन होती है इन्फेंट के अंदर, वो कौन सी होती है, वो डेक्टिलाइटिस होती है, क्या होती है, डेक्टिलाइटिस। तो ये हमारे पास जो है एमसीक्यूज पॉइंट है, देख लें, डेक्टिलाइटिस, अक्यूट चेस्ट सिंड्रोम, ठीक है, और उसके बाद होती है ग्लूटामिक एसिड की जगह विलाइन आ जाता है, 10 to 20 डेज होता है, और मिससेंस म्यूटेशन होती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, और हमारे पास जो है वो मैंने आपको बता दिया कि जो किन बैक्टीरिया का चांसेस बढ़ जाता है इन्फेक्शन का, जिनको स्प्लीनेक्टमी हो जाती है, उनमें शिन आपने याद रखना है। और उसके अलावा जो ओस्टियोमाइटिस करवाता है वो कौन सा, वो सल्मोनेला है।